गुड इवनिंग, नमस्कार। एपेक्स सुपर 60 ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म से मैं वरुण कुमार शर्मा आप सभी का एक बार हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं पिछले क्लास में मैंने बोला था कि मैं यूट्यूब पे क्लास 9 के लिए ज्योग्राफी क्लास पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूं। आप लोग से हाथ जोड़ के विनती है कि आप सपोर्ट करें और चैनल को ग्रो करने में आप अपना योगदान दीजिए। आइए देखते हैं। अगर अच्छा लगे तभी, जब अगर कोई भी सब्जेक्ट अच्छा लगता है तो भी फॉरवर्ड कीजिए, वैसे नहीं। अगर अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर किया कीजिए। चलिए, बहरहाल कक्षा 9 क्लास 9 के लिए ज्योग्राफी का एक शानदार क्लास लेने जा रहा हूँ। आप उसको ज़रूर देखें, ध्यान से देखें। और जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो बिगिनर्स हैं, जिनको ज्योग्राफी की कोई समझ नहीं है, वो लोग भी इस क्लास को ज़रूर देखें। बहुत ही मज़ा आने वाला है इस क्लास को, और उम्मीद करता हूँ कि ज्योग्राफी की बहुत ही अच्छी समझ होनी शुरू हो जाएगी। आइए देखते हैं। ये पहला चैप्टर जो है क्लास 9 की, वो है स्थिति एवं विस्तार, लोकेशन एंड एक्सटेंट। लेकिन इससे पहले हम लोगों के पास एक सिलेबस होनी चाहिए। सिलेबस जो कक्षा 9 के जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो ज्योग्राफी या देखिए जो भी बेस होता है वो एनसीईआरटी बेस्ड होता ही है। तो आप एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हैं, या फिर कोई भी स्टेट जो है, यूपी हो, बिहार हो, कोई सा भी स्टेट हो, उसके स्टेट बुक के भी अगर आप बुक्स को पढ़ते हैं, वो भी बेहतरीन किताब है। आइए देखते हैं। पहले हम लोग सिलेबस पर एक छोटा सा व्यू ले लें कि सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है। तो इम्पोर्टेंट है कि इस क्लास को शुरू करने से पहले, ज्योग्राफी स्टार्ट करने से पहले, मैं इन सिलेबसों पे आपको चर्चा कर दूं और क्या क्या पढ़ना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आप जो भी स्टूडेंट्स हैं, वो अपने जहाँ भी पढ़ाई करते हैं वहाँ पे सिलेबस ज़रूर चिपका के रखें, या किसी नोटबुक पर नोट करके रखें कि हाँ, हमको ये सिलेबस पढ़ना है। आइए देखते हैं। सिलेबस में है स्थिति एवं विस्तार। किसकी स्थिति एवं विस्तार? भारत की स्थिति एवं विस्तार को देखना है। एनसीईआरटी बुक में इस चैप्टर का नाम भारत स्थिति एवं विस्तार के नाम से है। दूसरा जो चैप्टर है वो है भौतिक स्वरूप, भारत का ही, संरचना एवं उचावच। तीसरा जो है वो अपवाह स्वरूप। चौथा है जलवायु। पांचवा है प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य प्राणी। 6 नंबर टॉपिक है जनसंख्या। 7 नंबर है भारत के पड़ोसी देश। 8 मानचित्र अध्ययन। और 9 नंबर चैप्टर है वो क्षेत्रीय अध्ययन है। इन सारे टॉपिक्स को डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर को भी देखेंगे। हालांकि मैं क्वेश्चन आंसर तो आप लोग ही खुद से करेंगे, लेकिन एमसीक्यू क्वेश्चन जो हैं वो पढ़ाने के बाद आपको दिखाई देंगे वहाँ पे। ये क्लास पढ़ने से ये भी बेनिफिट होगा, जो बीपीएससी वगैरह, जो स्टेट पीसीएस की जो तैयारी करते हैं, उनकी एक पकड़ अच्छी हो जाएगी। और वहाँ से वो लोग, क्योंकि ज्योग्राफी बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, तो आप वहाँ से लाभ ले सकते हैं। फिर 11 नंबर जो है वो आपदा प्रबंधन। इसको खंड में, 2 खंड में तोड़ा गया है। खंड अ में ये है, और खंड ब में कुछ और टॉपिक हैं जिसको मैंने नहीं लिखा है, उसको आने वाले क्लास में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। और शुरू के जो 6 जो टॉपिक हैं, सेम एनसीईआरटी में भी यही है, तो इसलिए हम लोग इसको इसी थ्रू आउट पढ़ लेंगे, तो हम लोगों का ये बहुत अच्छा क्लास हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी। पहला जो चैप्टर है उसको जानने से पहले हम लोग कुछ समझ लें। अगर किसी ने पूछ दिया कि ज्योग्राफी है क्या, जियोग्राफी 2 शब्द से बना, जियो और ग्राफ, ये ग्राफी, इसमें 2 शब्द है, जियो और ग्राफी। जियो का मतलब होता है अर्थ, और ग्राफ का मतलब होता है स्टडी। यानी पृथ्वी का अध्ययन ही आपका ज्योग्राफी कहलाता है, भूगोल कहलाता है। अर्थ स्टडी जब कर लेंगे तो ये क्या कहलाता है? जियोग्राफी। ये बेसिक चीज है, ये जानना जरूरी है, क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट को जब तक आप समझेंगे नहीं, उसमें आपको इंटरेस्ट पैदा नहीं होगा। तो अर्थ का अगर स्टडी करते हैं तो वो जियोग्राफी कहलाता है। यानी पृथ्वी का वर्णन जिस में हो,
वो भूगोल कहलाता है। ये जो भूगोल जो शब्द है, भूगोल, इसको सबसे पहले इरेटोस्थनीज ग्रीक के एक व्यक्ति थे जिन्होंने भूगोल शब्द दिया। तो आपसे कोई पूछ दे भूगोल शब्द का सबसे पहले किसने बताया, जिक्र किया था, तो उस व्यक्ति का नाम है इरेटोस्थनीज। हालांकि ये आगे चल के जो व्यवस्थापिक भूगोल है, जो क्रम से सजा के कैसे पढ़ना है, उसके पिता इरेटोस्थनीज है। अगर भूगोल के पिता की बात करें, यानी फादर ऑफ जियोग्राफी समझें, जियोग्राफी के जनक, तो वो हैं हिकेटियस। तो ये नाम हमेशा ध्यान रखेंगे, ठीक है। और भी बहुत सारे हैं, जैसे सांस्कृतिक भूगोल के कार्ल ओ सावर हैं, ऐसे ही बहुत सारे। तो हमको क्लास 9 के जो भी स्टूडेंट हैं वो लोग इम्पोर्टेंट है, नोट डाउन कर लेंगे कि भूगोल शब्द के प्रतिपादक जो हैं वो इरेटोस्थनीज हैं। इन्हीं को भूगोल का पिता भी मानते हैं, कभी कभी लोग बताते हैं, लेकिन ज्योग्राफी के जो जनक हैं वो हिकेटियस हैं। इन्होंने शब्द दिया था इरेटोस्थनीज ने। उम्मीद करता हूं कि यहाँ पे ये तो समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, और जैसा कि चैप्टर है स्थिति एवं विस्तार, इससे पहले हम लोग थोड़ा समझें कि ज्योग्राफी पढ़ने के लिए हमारे पास क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। यदि आप स्टूडेंट अच्छा बनना चाहते हैं ज्योग्राफी के लिए, तो सबसे पहला जो चीज़ है वो आपके पास होना चाहिए एटलस, ठीक है। दूसरा है आपका मैप होना चाहिए, और तीसरा ग्लोब। तो मेरे पास अभी यहाँ पे है ग्लोब, ये आप देख रहे हो, ये ग्लोब, ये होना चाहिए। और अगर आप स्टूडेंट हैं ज्योग्राफी के, तो ये सारे चीज आपके पास होने बहुत ही नेसेसरी हैं। दूसरा, एटलस की बात करें तो मेरे पास ये एक ऑक्सफोर्ड का आपको दिख रहा होगा एटलस, तो ये एक रख सकते हैं, बहुत ही अच्छी बुक है। और दूसरी बात मैप, तो मैप तो बहुत सारे मैप, जैसे ये छोटे छोटे मैप्स भी आते हैं, ये ले सकते हैं। जैसे ये एक वर्ल्ड का मैप है, उसके बाद ये कुछ, ये इंडिया पढ़ रहे हैं तो इंडिया का मैप होना जरूरी है। तो ऐसे मैप भी होना आपके पास जरूरी है, तब जाके आपकी एक समझ अच्छी हो सकती है। तो हम लोग इस पे चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन ये आप ले लें, कक्षा 8 हो, 9 हो, 10 हो, 11, 12, ग्रेजुएशन, या कोई भी किसी भी स्टूडेंट या वनडे कंपटीशन की जो तैयारी कर रहे हैं उनके पास तो होना एकदम जरूरी है, एकदम नेसेसरी है। इसके बिना आप ज्योग्राफी पढ़ नहीं पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ज्योग्राफी को जानने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है वो है ग्लोब। जैसे मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी का एक आकार है, ठीक है, ये एक ग्लोब है। इसको बीच से बांटने वाली जो लाइन है उसको हम लोग विषुवत रेखा बोलते हैं, विषुवत। हम लोग चूंकि भारत की आकार एवं स्थिति के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, तो सबसे पहले ये जरूरी है कि हमको लोकेशन देखना है कि वर्ल्ड सिनेरियो में ये कहाँ पे अवस्थित है, ठीक है।
तो इसको समझने के लिए सबसे पहले अभी हम लोग यहाँ पे चलेंगे, और अगर ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तब ज्योग्राफी पढ़ना और आसान हो जाएगा। यकीन मानिए इस क्लास के बाद आपको ज्योग्राफी की जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो क्रिएट हो जाएगी, आप क्रिएटिव माइंड के हो जाएंगे और आपको पढ़ने में बड़ा मजा आने वाला है। आइए देखिए, ये 0 डिग्री पे है। कितने डिग्री पे? 0 डिग्री। इसको चूंकि ये पृथ्वी के बीचों बीच से खींची गई एक काल्पनिक रेखा है, इसलिए इसको भूमध्य रेखा भी कहते हैं। भूमध्य रेखा। उसके बाद इसको अगर हम माने, ये आधा हिस्सा ये नॉर्थ कहलाता है, या इसको हम लोग उत्तरी ध्रुव से भी जानते हैं। और ये नीचे जो है ये दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। कंफ्यूज नहीं होना है, ऊपर वाले हिस्से को उत्तरी ध्रुव और नीचे वाले को दक्षिणी ध्रुव के नाम से जानते हैं। ये जितनी भी लाइनें आप देखेंगे वो अक्षांश है, अक्षांश रेखाएं। इधर भी इसके पैरेलल, ये सब अक्षांश रेखाएं हैं। ठीक है, मैं ये जो लाइन है इक्वेटर जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, इसको मैं रेड से कर देता हूं। हम लोग इस वृत्त पे आगे बढ़ रहे हैं और इस ग्लोब पे देखेंगे कि स्थिति क्या है भारत की। पहले तो ये यहाँ पे जो रेड लाइन है इसको बोलते हैं विषुवत रेखा। विषुवत रेखा। आप लोग मेरे साथ बोलते रहेंगे और नोट्स जब भी बनाते रहें तो ये सारी बातों को लिखा कीजिए। विषुवत रेखा, ये विषुवत रेखा है। चूंकि पृथ्वी के बीचों बीच से यह काल्पनिक रेखा है। अब कोई मेरे मित्र कोई कुदाल वगैरह लेके इसको खुदाई नहीं करना चालू कर देना देखने के लिए, ये काल्पनिक रेखा है। और ये जो भी लाइनें हैं ना, ये अक्षांश रेखाएं हैं, लेटा हुआ है, इसीलिए इसको लैटिट्यूड के नाम से भी जानते हैं। तो जो भी अक्षांश रेखाएं हैं, जो लेटी हुई रेखाएं हैं, उसको हम लैटिट्यूड बोलते हैं, लैटिट्यूड। ठीक है, और आगे हम लोग चलते हैं, लॉन्गिट्यूड के भी तरफ आएंगे, जो देशांतर रेखाएं हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन फिलहाल ये है विषुवत रेखा। चूंकि पृथ्वी के बीचों बीच रेखा काल्पनिक खींची गई है, इसलिए इसका एक और नाम है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा। उसके बाद 0 लाइन से लेके ऊपर तक जाने पर ये जो क्षेत्र है ये उत्तरी ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव, जिसको इंग्लिश में नॉर्थ पोल, और नीचे वहीं पे दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव जिसको साउथ पोल। ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है और ये साउदर्न हेमिस्फीयर है। तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, इन दोनों को इक्वेटर जो है, इसको इक्वेटर भी बोलते हैं भूमध्य रेखा को। तो इससे आधे वाला हिस्सा जो है वो उत्तरी ध्रुव है, उत्तरी गोलार्ध है। ये पूरी जो आप देख रहे हैं, ये रेड लाइन से ऊपर जितनी भी आप देख रहे हैं लाइंस, ये सब उत्तरी ध्रुव में है, और ये निचली यानी दक्षिणी ध्रुव की तरफ है। तो मैं बताना चाह रहा हूं कि आपको इसकी हर एक अक्षांश पे सब 1-1 डिग्री पर ये 90 डिग्री तक है, और हर अक्षांश पर 1-1 डिग्री पर कोई ना कोई रेखा है। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 23.5 डिग्री,
23/1/2 ये डिग्री जो है वो कर्क रेखा है। और उसी तरह 23.5 जब दक्षिणी गोलार्ध में आएंगे तो इसका नाम है मकर रेखा। अगर आप एक भी डेटा याद रखते हैं तो उत्तरी ध्रुव में उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 और नीचे अगर आते हैं विषुवत के नीचे दक्षिणी गोलार्ध में तो 23.5 मकर रेखा। उसी तरह 66.5 डिग्री जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक वृत्त 66.5 डिग्री पे, और फिर 66.5 अगर दक्षिणी गोलार्ध में पहुंचते हैं तो अंटार्कटिक वृत्त के नाम से जानते हैं। ये सब अक्षांश रेखाएं हैं। जो भी आप देख रहे हैं इस तरह लाइनें जो लेटी हुई है इनको हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। तो यहां से लेके 0 डिग्री से लेके यहाँ पे 90 डिग्री तक उत्तरी गोलार्ध में, फिर 90 डिग्री नीचे तक यानी दक्षिणी गोलार्ध में भी अक्षांश रेखाएं हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर आ रहे होंगे तो कमेंट करके जरूर बताएंगे। अगर यहाँ तक नहीं समझ में आया होगा तो फिर बोलिएगा, मैं इसके बारे में फिर एक छोटा सा आपको वीडियो बना के फिर यूट्यूब पर डाल दूंगा, वहां से आप फिर देख सकते हैं। आइए अब यहाँ पर देखते हैं। इस लाइन को मैं थोड़ा सा हटा देता हूं। 23.5 आपने सुना होगा कि भारत के बीचों बीचों से एक लाइन गुजरी हुई है जिसे कर्क रेखा कहते हैं। तो कर्क रेखा, उससे पहले हम लोग इसको इक्विनॉक्स, विषुव क्यों कहा जाता है, इसमें 2 डेट आप हमेशा ध्यान रखेंगे। 23 सितंबर, देखिए मान के चलिए ये सन है, सन, ये सन जो है वो इक्विनॉक्स पर एक तो डेटा याद जरूर रखेंगे 23 सितंबर और एक है 21 मार्च। ये डेट आप हमेशा ध्यान रखेंगे। इस दिन को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में दिन और रात बराबर होते हैं और सूरज की जो लंबवत किरणें हैं वो, ये एक लाइन है 23.5, सॉरी ये लाइन थोड़ा सा इधर उधर हो जा रहा है, इसके लिए सॉरी। तो ये 23.5 मकर रेखा और 23.5 कर्क रेखा। सूर्य जो है लंबवत एक बार इन पर पड़ती ही है, तो इसका भी डेट याद रखना जरूरी है क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कर्क रेखा में 21 जून को सन का जो रे है, जैसे गर्मी के दिनों में हम लोग रहते हैं तो सर पे एकदम सन जो है, सन की लाइट वो एकदम सीधी पड़ती है, लंबवत पड़ती है। उसी तरह आपका एक और डेट याद रखेंगे 22 दिसंबर, 22 दिसंबर। ये 4 डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 23 सितंबर और 21 मार्च को जो सन रे है वो इक्वेटर पर एकदम खड़ी, मतलब सर के ऊपर एकदम हमारा सन होता है। उसी तरह 21 जून को कर्क रेखा में, ये भी हमेशा बात रखें कि जो सन है वो विषुवत रेखा को 2 बार टच करता है और मकर रेखा और कर्क रेखा को एक एक बार टच करता है। और सन की जो भी किरणें हैं वो 23.5 मकर रेखा और 23.5 कर्क रेखा, इसी के बीच में घूमती रहती है, नहीं, जैसा अभी बता रहा हूं मैं, सॉरी ये ऊपर जा रहा है, इन्हीं के बीचों में सूर्य कैसे चलता है अभी बता रहा हूं मैं। जैसे ये मान लीजिए ये सन है, तो सन विषुवत रेखा ऐसे निकला, अगर मान लीजिए कि मकर रेखा की तरफ जा रहा है तो मकर रेखा पर यहां तक घूमते हुए सन आया
और फिर यहीं से फिर वापस होके फिर चला जाएगा कहाँ पे, तो देखिए जैसे ही ये इक्विनॉक्स पे आ रहा है सन, तो एक बार यहां से चला तो एक बार यहाँ पे आके रुकेगा, रुकेगा नहीं, मतलब वैसे ही मूव करते जाएगा। फिर वो 21 जून यानी 23.5 डिग्री कर्क रेखा पर जाएगा। फिर जब रिटर्न होगा तो फिर ऐसे ही पहुंचेगा कहाँ पे, आपको फिर 23.5 मकर रेखा पे। और इसके बाद यहाँ पे सूरज की जो किरणें हैं, यहाँ से और जो भी प्रदेश हैं वहां पे तिरछी सूरज की किरणें पड़ती हैं। इधर भी, इससे ऊपर तो जाएगी नहीं सन का रे, तो इसलिए ध्रुवों पे एक जैसा टेम्परेचर रहता है, ठंड का मौसम रहता है। अब यहां पे बात करेंगे कि 22 दिसंबर में जब सन मकर रेखा में होगा तो इधर उत्तरी गोलार्ध के लोगों को ठंड का मौसम लगेगा। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे 22 दिसंबर, तो अभी हमारा जो समय चल रहा है वो ठंडी का मौसम है। और आज जो मैं वीडियो ये शूट कर रहा हूँ, तो आज की तारीख है 10 जनवरी 2023। तो आप समझिए दिसंबर में हम लोगों के तरफ अगर सूर्य जो है दक्षिणायन मूव कर गया है, यानी मकर रेखा की तरफ जा रहा है, तो इसलिए आप समझ सकते हैं कि इसको रिटर्न होने में फिर कुछ समय लगता है। तो वो समय 21 जून तक जो सन है वो उत्तरी गोलार्ध की तरफ मूव करेगा। तो इस बीच में अभी तो हमारे यहाँ ठंड का मौसम है, ठीक है। और ये समय जो है मान के चलिए दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक हमारे यहाँ टेम्परेचर ठंडा ही रहेगा, मार्च तक। और उसके बाद धीरे धीरे जब 21 जून जब आता है तो उस समय गर्मी का सीजन हम लोगों के यहाँ चालू होना शुरू हो जाता है। अप्रैल मई के बाद तो अमूमन गर्मी थोड़ा सा लगना चालू हो जाता है। तो इसी तरह जब 21 जून पर जब ये हमारा सन पहुंचता है तो दक्षिणी गोलार्ध के लोगों को ठंडक महसूस होनी चालू हो जाती है। तो अब मुझको लग रहा है कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अगर और बात करें तो ये डेट एक बार फिर से मैं रिकॉल कर दूं, 21 जून को 23.5 डिग्री पर सन की किरणें लंबवत पड़ती है। 23 सितंबर और 21 मार्च को, ये दो डेट है, 23 सितंबर और 21 मार्च। तो इन डेटों पे सन विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ेगी। और फिर 22 दिसंबर को 23.5 मकर रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। इसके बाद अगर हम बात करें स्थिति की, तो देखिए ये भारत जो हमारा है वो 23.5 डिग्री कर्क रेखा, आप ऐसे मान के चलिए कि मानिए कि यहाँ से ये कर्क रेखा निकलती हुई यहाँ पे जाती है, ऐसे निकल गई है, ये अक्षांश है 23.5 पे। भारत के बीचों बीच से जो रेखा गुजरती है वो कर्क रेखा है। तो कर्क रेखा मान लीजिए यहाँ पे है, यहाँ पे, तो मान लीजिए कुछ ऐसे पोजीशंस है, बीचों बीच से गुजरी हुई है, ऐसे मान के चलिए हमारा प्यारा भारत यहाँ पे है। सॉरी, ऐसे मान के चलिए थोड़ा सा, ये मान लीजिए हमारा भारत है। इस पे यहाँ पे सही से नहीं मैं फिगर बना पा रहा हूँ, उसके लिए सॉरी। लेकिन आप समझ जाइए कि ये कर्क रेखा है हमारे भारत के लगभग लगभग, यहाँ पे मैंने बना दिया। तो ये तो अक्षांश रेखा का एक इस साइड में हो रहा है, लेकिन ये किधर हो रहा है हमको पता नहीं चल रहा है। तो इसके लिए हम लोग चलते हैं फिर अपने ग्लोब पे और वहां से देखते हैं। ये डेट हमेशा ध्यान रखें, 21 जून कर्क रेखा पर, 23 सितंबर 21 मार्च को इक्वेटर पे, और 22 दिसंबर को, यानी कि सालों भर अगर गर्मी कोई क्षेत्र अगर है तो वो क्षेत्र है भूमध्य रेखा यानी विषुवत रेखा। यहीं पे सबसे घने जंगल पाए जाते हैं और यहाँ के लोग जो बसे होते हैं वो काले कलर में ज्यादा हो जाते हैं। इसका कारण एक ही है कि सन की किरणें जो है वो सालों भर यहाँ पे गर्मी ही पड़ती रहती है, जिसकी वजह से लोग यहाँ के
काले दिखाई देते हैं। जैसे आप इधर चलेंगे तो ब्राज़ील वगैरह, ये जितने भी देश हैं, ये मतलब इस इक्वेटर लाइन के ऊपर और नीचे कोई भी जो देश है वहाँ के लोग काले होते हैं। ये इसका एक रीजन है। चलिए अब फिर बात करते हैं देशांतर रेखाओं की। ये तो उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ पे आप लोग ये चीज़ें समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं देशांतर। अक्षांश और देशांतर का क्या यूज है, इसको अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, वहाँ से आप और चीज़ों को समझ में आसानी से समझ पाएंगे। तो देशांतर रेखा के बारे में मैं बता रहा हूँ। जैसे ये इक्विनॉक्स है, यहाँ से कॉन्सेप्ट कुछ समझिए। कॉन्सेप्ट समझना बहुत ही ज़रूरी है। आने वाले कोई भी क्लास के वर्ग जो ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं उनके लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट। तो देशांतर रेखा मान के चलिए ये हमारा देशांतर रेखा है। हमेशा याद रखना कि अक्षांश रेखा जो है वो पैरेलल चलती है, वो किसी को हम उनके बीचों में जो अक्षांश रेखा भी हम लोग देख रहे थे, ये मान लीजिए अक्षांश रेखा है, तो इनके बीच की दूरी है ये कहीं भी आपस में मिलती नहीं है या कम ज़्यादा नहीं होती है, ये पैरेलल चलती चली जाती है। लेकिन देशांतर जो रेखाएं हैं उनका विषुवत रेखा पे सबसे ज़्यादा लेंथ होता है, और जैसे जैसे वो ध्रुवों की तरफ जाती हैं उनका जो दो देशांतरों के बीच की दूरी है वो घटती जाएगी। जैसे आप देख रहे होंगे कि कैसे बढ़ रही है, और सबसे ज़्यादा विषुवत लाइन पे देशांतरों का जो लंबाई है, लेंथ है, वो काफ़ी चौड़ा हो जाता है। तो ये देशांतर है। तो एक वृत्त की जो सभी अक्षांश है वो 360 डिग्री होती है। वृत्त जो है अगर सारे सर्कल्स को ये है तो वो उनके चारों क्या बोलते हैं, वृत्त का जितना भी अक्षांश है वो 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो 360 डिग्री होने के कारण 180 आपके पश्चिम दिशा में और 180 पूर्वी दिशा में, ये देशांतर रेखाएं हैं। ठीक है, तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि अक्षांश दो बीचों की जो दूरी है वो कहीं भी आपस में कम ज़्यादा नहीं होंगी, लेकिन दो देशांतरों की जो लंबाई है वो सबसे ज़्यादा विषुवत पर होती है, और जैसे जैसे ध्रुवों की तरफ जाएंगे वहाँ पे कम होगा और ध्रुवों पर जाके मिल जाएगा। दूसरा एक और क्वेश्चन बनता है कि दो देशांतरों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? दो देशांतरों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो इसको गोरे नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? गोरे। दूसरी बात, अक्षांश और देशांतर की क्या भूमिका है? तो इनका बड़ा भूमिका है। अगर आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं और आपको लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड पता है, यानी अक्षांश और देशांतर पता है, तो आप एग्जैक्ट लोकेशन बता देंगे कि यह देश, अगर आपको डिग्री पता चल जाए कि ये इस डिग्री पे अवस्थित है, तो आप कैलकुलेट करके बता देंगे कि ये कितने डिग्री पर ये देश अवस्थित है। तो ये यहाँ से अगर मान लीजिए ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री, तो इधर से जो लाइनें गुजरी हैं वो 1 है, 2 है, 3 है, ऐसे करके अक्षांश रेखाएं, सॉरी देशांतर, इधर पहुंचेंगे हम लोग 180 डिग्री के पास। उसी तरह इधर भी चलेंगे तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, ऐसे नाम है, 3 डिग्री, ऐसे करके किधर 180 डिग्री तक पहुंचेंगे। ध्यान से देखना है इस बात को। 0 डिग्री देशांतर से इधर की जो लाइनें हैं, इसको, क्योंकि ये देशांतर से इधर हो रहा है तो इसको क्या बोलेंगे? पूर्वी देशांतर। कौन सी? पूर्वी देशांतर। और यहां से हम इधर चल रहे हैं तो ये जो दिशा होगी वो क्या होगी? पश्चिम दिशा। तो इसको हम बोलेंगे पश्चिमी देशांतर। पश्चिमी देशांतर। ठीक है,
ये पूर्वी देशांतर है और ये पश्चिमी देशांतर है। ये 0 डिग्री जो देशांतर रेखाएं हैं। अब भारत की स्थिति मैंने आपको यहाँ पे बताया था, ये मान के चलिए कि 23.5 डिग्री कर्क रेखा है, कर्क रेखा 23.5 कर्क रेखा। और भारत की स्थिति मैंने बताया था कि बीचों बीच से गुजरी हुई है, तो कुछ इस तरह से भारत ऐसे गुजरा हुआ है। तो अब आप दिशा बताएंगे, ये मान लीजिए कि ये सेंटर है इसका देशांतर रेखा का, और देशांतर रेखा के हम इधर बढ़ रहे हैं, तो ये दिशा जो है वो पूरब दिशा में है और ये उत्तर दिशा में है। यानी विषुवत रेखा के ऊपर जो है उसको उत्तरी ध्रुव बोलते हैं या उत्तरी गोलार्ध बोलेंगे, और इधर जो दिशा चल रहा है वो पूरब होगा। तो हमारा भारत अगर कोई पूछ दे कि भारत किस गोलार्ध में है और कौन से देशांतर में है, तो हम बोलेंगे, देखिए अगर गोलार्ध पूछा तो पूर्ण रूप से हम उत्तरी गोलार्ध में है, क्योंकि ये यही यहां तक है। ठीक है, तो पूर्ण रूप से भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और कौन से देशांतर में है, तो पूर्वी देशांतर में। तो अगर आपसे कोई पूछ दे आज से कि भारत उत्तरी गोलार्ध में है या दक्षिणी गोलार्ध में, तो आंसर होगा उत्तरी गोलार्ध में। फिर कोई किसी ने पूछ दिया कौन से देशांतर में है, तो बोलेंगे पूर्वी देशांतर में है। ठीक है, अब भारत तो एक मान के चलिए, मैं थोड़ा सा और इसको डिस्क्राइब कर देता हूं। जैसे मान लीजिए ये सब अक्षांश रेखाएं हैं। ठीक है, ये इक्वेटर है 0 डिग्री, ये विषुवत रेखा, इसके नीचे 1 2 3 करके ऐसे 90 डिग्री तक जाएंगे, ऊपर भी जाएंगे 1 2 3 करके, ये हो गया आपका 90 डिग्री तक पहुंचेंगे। उसी तरह जो देशांतर रेखा है, ये मान लीजिए ये सब देशांतर रेखा है, क्योंकि इसको वृत्त, ये तो एक शेप दिया हुआ है ग्लोब पे। अगर इसको हम ऐसे फैला दें किसी पृष्ठ पे, जैसे इसी पे हम फैला दें, तो कुछ इस तरह का शेप बनना चालू हो जाएगा। तो ये देखिए, मान लीजिए ये मेरा देशांतर है 0 डिग्री, 0 डिग्री, और इधर भी हम बढ़ेंगे, इधर हो गया पश्चिमी देशांतर। तो पश्चिमी देशांतर मान लीजिए 1 2 ऐसे करके हम पहुंचेंगे कहाँ तक, 180 डिग्री तक। और फिर इधर बढ़ेंगे 2 3 और यहाँ तक पहुंचेंगे, तो ये 180 डिग्री तक। तो ये यहाँ से इधर की दिशा पश्चिमी और यहाँ से यहाँ की दिशा पूर्वी। समझ में आ रहा होगा। तो मान लीजिए कोई देश अगर 0 डिग्री पे है और 2 डिग्री तक पहुंचा यहाँ तक, तो ये लाइन पर हम बता सकते हैं कि ये कोई देश अवस्थित है जो 0 डिग्री अक्षांश पे है और 2 डिग्री पूर्वी देशांतर पर अवस्थित है। तो ये जो दोनों लाइन जहाँ पे कटेगी वो देश आपको पता चल जाएगा कि ये देश कहाँ पे अवस्थित है। तो भारत की अगर आकार और स्थिति की बात करें, तो आकार इसका तो जैसे सिंधु घाटी सभ्यता जब पढ़ेंगे तो वो त्रिभुजाकार बताया गया है। लेकिन ज्योग्राफिकल हम लोग अभी पढ़ रहे हैं इसकी आकार और स्थिति को लेकर, तो आप इसमें थोड़ा देखिए, भारत तो एक छोटा सा जगह है नहीं, बिंदु है नहीं कि हम लोग कह देंगे कि हाँ 0 डिग्री और 2 डिग्री पर कटने वाले जगह पर भारत अवस्थित है, ऐसा तो है नहीं। ये तो बहुत बड़ा है। तो बड़ा है तो मान के चलिए कि इसके चारों तरफ से देखना पड़ेगा कि कितना अक्षांश है, कितना देशांतर है, वो पता करने के लिए। तो मान लीजिए कि भारत यहाँ पे है, मान के चलिए ये देशांतर हो गया, ये अक्षांश हो गया, फिर मान के चलिए कि इस देशांतर पे है और फिर ये अक्षांश पर है। तो ये जो चीज आपको दिखाई दे रहा होगा, तो इतना में भारत अवस्थित होगा। तो आइए उसी को हम लोग देखते हैं कि भारत कितना अक्षांश कितने देशांतर पर अवस्थित है, उसको देखते हैं। इसको नोट्स बनाइएगा बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को।
अब हम लोग इसके आकार और स्थिति पे चलते हैं। देखिए, ये ऊपर वाला जो कभी भी मैप आप जो लेते हैं, मैप तो अभी मेरे पास नहीं है, अवेलेबल है, हाँ लेकिन है। ये देख लीजिए, ये बुक खूब ध्यान से देखेंगे आपको दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए, ये कुछ निशान बनाया गया है। ये कभी भी निशान जो देखते हैं, ये उत्तर दिशा को निर्देश करता है। तो कभी भी मैप जब भी देखें या रखें, कोई भी मैप, तो उस मैप का जो ऊपर वाला सिरा होता है वो उत्तर दिशा में होता है। तो जब ये उत्तर हो गया तो ये नीचे दक्षिण दिशा हो जाएगा। राइट साइड का जो एरिया होता है वो कौन सा दिशा हो जाएगा, तो ये पूरब दिशा हो जाएगा, पूरब, पूरब, ईस्ट। ये हो गया नॉर्थ, यानी कि उत्तर दिशा। तो ये जब ये पूरब हो गया तो ये अपोजिट उसका पश्चिम, यानी वेस्ट। ये हो गया दक्षिण, जिसको हम बोलते हैं साउथ। तो दिशा ऐसे ही रखना होता है मैप को। कभी भी आप पढ़ने बैठे तो ऊपर वाला जो पोल होता है वो उत्तर दिशा को ही इंडिकेट करता है। अब हम बात करते हैं, मैंने कुछ पॉइंट्स लिख लिए हैं ताकि चीजों को समझने में आसानी होगा। ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पश्चिम है और ये पूर्व है। तो देखिए, एक लाइन यहां से गुजरी हुई है, देशांतर 68 डिग्री 7, ये ऐसे ऊपर मिलती जाएगी। ऐसे ही मान लीजिए ये लाइनें होंगी देशांतरों की, ऐसे। और ऐसे ही अक्षांश रेखाएं भी होंगी। ये 23.5 है, वैसे उसके नीचे पैरेलल अक्षांश रेखाएं होंगी, ऐसे। तो ये जो बिंदु दिख रहा है, ये 8 डिग्री 4 मिनट। ज्योग्राफी में पढ़ना सीखिए, बहुत अच्छा। ये यहाँ पे लिखा हुआ है 8 डिग्री, इसको 4 मिनट बोलेंगे। अगर यहाँ पे आगे चल के ऐसे लिखा है तो इसको सेकंड पढ़ते हैं। ये डिग्री है, ये मिनट है और ये सेकंड है, इसको बोलते हैं डिग्री। इसको पढ़ते हैं मिनट और इसको पढ़ते हैं सेकंड। कई बार बच्चे भी पूछते हैं ऑफलाइन क्लास में, जब हम लोग पढ़ाते हैं तो वो लोग नहीं जानते हैं कि इसको क्या क्या नाम है। तो ऊपर अगर शून्य दिया हो तो 8 डिग्री है, वो उसको डिग्री पढ़िए। एक लाइन दिया है ऊपर तो उसको मिनट पढ़ते हैं। ऊपर 2 लाइन दिया है तो उसको सेकंड पढ़ेंगे। तो हमेशा ध्यान रखिए। तो अच्छा, एक और चीज जो मैंने बताया, ये गोलार्ध है, पृथ्वी है, ये आपका विषुवत रेखा है, ये आपका देशांतर रेखा हो गया, ये अक्षांश रेखाएं होंगी, ये 23.5 मान के चलिए। तो भारत मान लीजिए यहाँ पे अवस्थित है, यहाँ पे मान के चलिए ऐसे। तो देखिए, भारत जो है वो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। तो भारत कहाँ पे है स्थित, उत्तरी, ये मैंने बताया था, ये इक्विनॉक्स है, तो ये उत्तरी गोलार्ध में है और ये पूर्वी देशांतर में है। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में ऐसे बोल सकते हैं, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमेशा, तो ये बात का ध्यान रखें। अब आते हैं इसकी, सबसे पहले अक्षांश पे इसकी बात करते हैं। ठीक है, हाँ, तो ये मैं अभी बात कर रहा था, ये अक्षांश रेखाएं हैं ये, और भारत के बीचों बीच से गुजरी हुई रेखा है वो है कर्क रेखा। ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये बीचों बीच से जो कटती है, इसको बोलते हैं कर्क रेखा। जो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरी है, उस पर भी हम पूरा डिटेल्स पढ़ाएंगे, आपको एकदम क्रम से याद हो जाएगा। ठीक है, तो उस पर भी घबराने की कोई बात नहीं है।
तो ये तो बहुत ज़्यादा लिपापोती हो रहा है, तो शायद आपको दिखाई नहीं दे। आप ऐसा कीजिए कि एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, या पीछे जो वीडियो चला के उसको पॉज करके आप इसको एक बार दिमाग में रखेंगे ज़रूर, क्योंकि यहाँ पढ़ाते वक्त अब समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आप देखें, ये बुक है, आपको दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए, 8 डिग्री, 12 डिग्री, 16 डिग्री, 20, ये आप देखे होंगे तो सोचते होंगे कि ये क्या है। ये सारी अक्षांश रेखाएं हैं ऐसे। ठीक है, भारत के बीचों बीच से एक रेखा गुजरी हुई है, जिसको हम बोलते हैं क्या, कर्क रेखा, 23.5 पे। ठीक है, और ये खड़ी जो लाइनें आप देख रहे हैं वो देशांतर रेखाएं हैं। समय का गणना इन्हीं रेखाओं से होती है, अभी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये देख लीजिए। तो अब 8 डिग्री 4 मिनट, भारत का ये जो राज्य है ना, वो तमिलनाडु है। कौन सा राज्य है? तमिलनाडु। दक्षिण दिशा का सबसे अंतिम छोर जो है मुख्य भूमि का, वो आपका तमिलनाडु में कन्याकुमारी जगह है। तो इसको अभी हम लोग चर्चा करेंगे। पहले आप, आज के वीडियो में मैं चाह रहा हूं कि पहला डे है तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो आप भी बोर फील करोगे, इसीलिए मैं केवल आपको आज एक दिशा बता देता हूं। ये दक्षिण दिशा में तमिलनाडु, ऊपर चलेंगे तो ये पूरा एरिया लद्दाख है, ये गुजरात है, और ये अरुणाचल प्रदेश का एरिया है। ठीक है, तो यहां से सवाल कैसे पूछे जाते हैं मैं बता रहा हूं। पूछ सकता है कि भारत का उत्तरतम बिंदु सबसे कौन है? तो सबसे उत्तरतम जो बिंदु है वो लद्दाख में इंदिरा कॉल के नाम से एक जगह है, जो कि सबसे उत्तरतम बिंदु है। इंदिरा कॉल, मैंने क्या नाम रखा? इंदिरा कॉल। ये लिख देता हूं मैं, आगे की वीडियो में हम लोग स्टार्ट लेंगे वहीं से। इंदिरा कॉल, सबसे उत्तरतम बिंदु इंदिरा कॉल। मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु भारत का अगर पूछ दिया जाए, जैसे ये सर है तो ये सबसे ऊपर वाला टॉप का ये हो गया स्थान, और पैरों के नीचे जो तल है वो आपका सबसे लास्ट पोजीशन, मतलब साउथ का पोजीशन ऐसे मान ले। तो उसी तरह ये तमिलनाडु स्टेट है। ठीक है, तो इसका दक्षिणतम बिंदु जो है वो है कन्याकुमारी। कौन सा? कन्याकुमारी। ठीक है, इसका नाम है कन्याकुमारी। इसको केप कमोरिन भी बोलते हैं, आगे इसको डिटेल से जानेंगे। इसमें भी चलेंगे 6 डिग्री 45 मिनट जो है, जो कि अंडमान निकोबार में है, जिसको आप लोग दक्षिणतम बिंदु आप लोग बोलते हैं कि ये इंदिरा पॉइंट है। ये यहाँ पे इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट। इस पर भी चर्चा करेंगे हम लोग, लेकिन वो इसका पार्ट 2 होगा, क्योंकि हमको लग रहा है कि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, इसीलिए मैं इसको अभी शॉर्ट में बता रहा हूँ। पश्चिमी जो तट है ये गुजरात है। गुजरात में सर क्रीक एक जगह है जो कि सबसे पश्चिमी बिंदु है। यहीं पे नारायण सरोवर है, उसी सरोवर के आसपास का एरिया जो है वो है आपका सर क्रीक। और उसी तरह पूर्वी जो सबसे पूरब का जो क्षेत्र है उसका नाम है अरुणाचल प्रदेश में कीबिथु या कीबुथु कहते हैं उसको। तो भारत का उत्तरतम जो बिंदु है इंदिरा कॉल, मुंह से बोलते हैं तो कॉल कॉल करते हैं तो इंदिरा कॉल, खूब ध्यान से समझिएगा, नहीं तो भूल जाता है लोग इंदिरा कॉल है कि इंदिरा पॉइंट है। दोनों का तो सेम है, लेकिन कॉल मुंह से करते हैं ना, कॉलिंग कॉलिंग तो कॉल यानी कि ऊपर हेड होता है, उत्तर दिशा को हेड है, तो ये इंदिरा कॉल हो गया, और सबसे नीचे इंदिरा पॉइंट हो गया। पूर्वी, सबसे पूर्वी बिंदु जो है वो अरुणाचल प्रदेश का कीबुथु है, और उसी तरह पश्चिमी जो छोर है, सबसे भारत का पश्चिमी जो क्षेत्र है उसको बोलते हैं सर क्रीक, जो कि गुजरात में है, नारायण सरोवर के पास। तो इतना डाटा आप अभी तक इसको सुन सुन के लिखिए, कॉपी पर नोट डाउन कीजिए। अगले एक दो दिन में थोड़ा लाइट का इशू है, जिसकी वजह से वीडियो बनाने में थोड़ा सा डिले हो जा रहा है, तो उसके लिए हाथ जोड़ के मैं सॉरी बोलता हूँ।
और जैसे ही समय मिलता है तो ऐसे छोटे-छोटे वीडियो बना के आप लोगों के लिए सिलेबस को मैं कवर करूँगा। तब तक के लिए जय हिंद।